नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं यूनिवर्सल आईएएस नई दिल्ली का संस्थापक निदेशक हूँ। आज के करंट अफेयर्स के भाग 2 में आपको अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ दूंगा। स्पेस साइंस की 2019 की खबरों पर अगर हम नज़र डालें तो 27 नवंबर 2019 की एक सरकारी खबर है। इसमें लिखा है PSLV C-47 सक्सेसफुली लॉन्चेस कार्टोसैट 3 and 13 commercial nanosatellites into sun synchronous polar orbit। इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जानना ज़रूरी है, दूसरा कार्टोसैट सैटेलाइट को जानना ज़रूरी है और तीसरा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट के बारे में सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि सैटेलाइट का काम किस प्रकार से होता है। सैटेलाइट या उपग्रह वो है जो किसी ग्रह या उपग्रह के चक्कर लगाए। सैटेलाइट नेचुरल भी होती है और चंद्रमा जैसे पृथ्वी की सैटेलाइट है चंद्रमा, और सैटेलाइट मानव द्वारा भी बनाई जाती है। सैटेलाइट का प्रमुख काम होता है जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसका पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की डिटेल को बताना। ये सैटेलाइट अपने कैमरों से बहुत ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन की फ़ोटो खींचकर वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को भेजते हैं, जो इस प्रकार की फ़ोटो के अध्ययन से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सैटेलाइट और भी ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे ग्रहों और उपग्रहों की जानकारी भी भेजते हैं। सैटेलाइट इसलिए अच्छी तस्वीरें भेजते हैं क्योंकि इनके कैमरे पृथ्वी को बहुत ऊपर से कैप्चर करते हैं। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए फोटो से मौसम विज्ञानी मौसम का पता लगाते हैं। इसी तरह से विभिन्न ग्रहों, मंगल आदि का अध्ययन भी सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटो से ही किया जाता है। इसी से अंतरिक्ष विज्ञान की तमाम परतें भी खुलती हैं। इस तरह की सैटेलाइट को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहा जाता है। भारत में इसरो ने 1988 में IRS-1 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का निर्माण किया। इन्हीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दूर से पृथ्वी द्वारा वापस भेजी गई ऊर्जा व तापमान का पता लगाकर कई तरह के डेटा भी भेजते हैं। आज भारत के पास बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या दूर संवेदी उपग्रह हैं, जैसे रिसोर्ससेट 1, 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, 2-3, रीसेट 1, 2, 2-3 नहीं 3, ओशनसेट 2 और इनसेट 3D, कल्पना, इनसेट 3A, इनसेट 3DR। इन सारे सैटेलाइट में जो शट शब्द के पीछे लगा है वह सैटेलाइट को ही दर्शाता है। इन सभी सैटेलाइटों का काम है पृथ्वी की विभिन्न सतहों की फोटो खींचना। इसके अलावा और भी यंत्र इन सैटेलाइटों पर लगे रहते हैं जो पृथ्वी के विभिन्न सतहों द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाने वाले प्रकाश व ऊर्जा का मापन करके कई तरह के डाटा प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि, जल स्रोतों, शहरी योजना, ग्रामीण विकास, खनिज उत्खनन, पर्यावरण, जंगलों का अध्ययन, समुद्री संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। निश्चित रूप से ये डेटा बेहतर नागरिक सेवा देने के लिए आवश्यक है। अब आते हैं कार्टोसैट 3 पर, और आपको समझ में आ गया होगा कार्टोसैट 3 एक दूर संवेदी उपग्रह है। उपग्रहों के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको अंतरिक्ष विज्ञान के एपिसोड में दी जाएगी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो ये एक लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को उसकी कक्षा तक छोड़ने का काम करता है। PSLV को इसरो ने तीसरे चरण में विकसित किया था। इसके पहले के लॉन्च व्हीकल थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ASLV। PSLV में पहली बार द्रवित रूप में गैसों का उपयोग किया गया। इसको पहली बार सफल रूप से 1994 में उपयोग किया गया। तब से लेके अब तक PSLV 49 उड़ानें भर चुका है। जैसा कि खबर में लिखा हुआ है, इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन इट्स 49th फ्लाइट सक्सेसफुली launched Cartosat 3 along with 13 nanosatellites of USA from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा टुडे। तो अगर इस उड़ान में
49 उड़ानों में जो PSLV ने की, करीब 50 से अधिक भारतीय सैटेलाइट और करीब 300 से अधिक विदेशी सैटेलाइट को उनकी नियत कक्षा में छोड़ा जा चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि विदेशी सैटेलाइटों को भेजने के लिए इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स को बनाया गया था। इससे इसरो को काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसके बारे में अगली खबर में हम और बात करेंगे। इस खबर में आगे लिखा है कि अगर हम देखें तो PSLV C-47 lifted off at 9:28 hours from the second launch pad. After 17 minutes and 38 seconds, Cartosat 3 was successfully injected into a sun-synchronous orbit of 509 km. Subsequently, the 13 nanosatellites were injected into their intended orbits. After the separations, solar arrays of Cartosat 3 were deployed automatically, and the ISRO telemetry tracking and command network at Bengaluru assumed control of the satellite. In the coming days, the satellite will be brought to its final operational configuration. लॉन्च पैड के बारे में अगर बात करें तो लॉन्च पैड वो जगह होती है जहां से लॉन्च व्हीकल को भेजा जाता है। इस खबर के अनुसार PSLV C-47 ने कार्टोसैट 3 को सफलतापूर्वक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा दिया। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है ऐसी कक्षा जिसमें घूमने वाला उपग्रह धरती के किसी सतह से एक नियत समय पर गुजरता है, मतलब सूरज के हिसाब से इसका समय तय होता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के हिसाब से इसका समय तय होता है। लॉन्च होने पर एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान को अक्सर पृथ्वी के चारों ओर कई विशेष कक्षाओं में रखा जाता है या इसे एक अंतर्ग्रहों की यात्रा पर भेजा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि अब केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, उसके आगे वो सूर्य की परिक्रमा करेगा और हो सकता है किसी अगले ग्रह की परिक्रमा करे, जैसे मंगल या बृहस्पति। तो ये है ऑर्बिट। और ऑर्बिट में भी हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें कई कारक हैं जो तय करते हैं कि उपग्रह का उपयोग करने के लिए कौन सी कक्षा सबसे अच्छी होगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उपग्रह को क्या, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको डिजाइन किया गया। तो अगर हम ऑर्बिट के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है भू स्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसे GEO कहते हैं। कम पृथ्वी की निम्न कक्षा या लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO, पृथ्वी की मध्यम कक्षा या मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO, ध्रुवीय कक्षा और सूर्य समकालिक कक्षा या पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे SSO भी कहते हैं। स्थानांतरण कक्षाएं और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा या ट्रांसफर ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या GTO, और इसके अंत में है अंतिम प्रकार है लैग्रेंज पॉइंट्स या L पॉइंट्स। ऑर्बिट्स या कक्षाओं के बारे में जानकारी हम अंतरिक्ष विज्ञान के एपिसोड में बताएंगे। अब हम खबर को अगर आगे बढ़ाएं तो इसमें लिखा है कि